सीतापुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इलेक्शन का माहौल बदला कि एक नेता के रूप में जो उद्देश्य होना चाहिए उनसे कहीं भटकाव हो गया। और ऐसा देख रहे होंगे और हर नागरिक देख रहा है कि जब भी बारिश होती है, प्रत्येक वर्ष बारिश में सड़कें लबालब भरी रहती है और ऐसा एक जगह नहीं होता, अनेकों जगह होता है। और वहाँ पे ऑफिस खेला जाता है, एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, कल आइए परसों आइए। सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि साफ सफाई। हमें लगता है कि सीतापुर नगरपालिका में ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से वर्स्ट है। सीतापुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी भी इस बार अपने प्रत्याशी मैदान में जोरों से उतारने की तैयारी में है और अपने मुद्दे लोगों के बीच जाकर बताने लगी है अभी से। क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी। हम इनसे बातचीत करेंगे, आज नगर निकाय चुनाव को लेकर अन्य मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे कि आने वाली लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। पहला सवाल है अध्यक्ष जी कि नगर निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ेगी? मैंने इससे पहले भी एक बात कही है कि मुद्दे शाश्वत हैं, पुराने मुद्दे हैं। कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी 30-32 वर्ष पहले और मुझे लग रहा है कि उसके बाद एक इस तरीके की हवा चल गई, इस तरीके का जो इलेक्शन का माहौल बदला कि एक नेता के रूप में जो उद्देश्य होना चाहिए उनसे कहीं भटकाव हो गया। नगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुझे लगता है कि सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि साफ सफाई। जो उनका जीवन स्तर है, एक शहर के बासिंदे का जो जीवन स्तर है वो बेहतर हो, सड़कें साफ़ हों, नालियाँ साफ़ हों, उनके अपने जो नगरपालिका से रिलेटेड जो कार्य हैं वो व्यवस्थित हों, उनमें कोई हिला हवाली या किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब ना हो, यही हमारे मुख्य मुद्दे हैं। मुद्दों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हजारों हजार फाइलें जो शहर में आ रहे हैं, जो अपने नए घर बना रहे हैं या घरों को खरीद रहे हैं, तो उसमें ये रहता है कि दाखिल खारिज के लिए हजारों हजार फाइलें पड़ी और वहाँ पे ऑफिस खेला जाता है, एक टेबल से दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, कल आइए परसों आइए, और जबकि सारी औपचारिकताएं वहाँ पे पूर्ण होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि दाखिल खारिज एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस पे बहुत ही गहरे में काम होना चाहिए और अगर किसी के फाइल पूरी है, औपचारिकताएं पूरी हैं, तो फिर अगर दाखिल खारिज होना है तो हो जाए, नहीं होना है तो आप उसको क्लियर जवाब दीजिए। ऐसे में अभी एक बात चल रही है करंट में कि कोई नजूल की संपत्तियों को लेकर अनुमोदन की बात कही है। कलेक्टर का जो है वो डीएम सीतापुर ने एक वो लिखा हुआ है, एक चिट्ठी जारी करी है और उसमें ये कहा है कि जो नजूल के अंतर्गत ज़मीनें हैं उनके लिए अनुमोदन, फार्म 45 की जो नकल मिलती है अगर उसके लिए हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी कार्यालय से अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक बात है, आपने कंडीशनल कर दिया, लेकिन उस कंडीशन जो आपने बनाई है, उस कंडीशन का जो नाजायज़ फ़ायदा है, जो कर्मचारी वर्ग उठा रहा है और जिसके लिए आम पब्लिक परेशान है, त्रस्त है, तो कम से कम उसके लिए भी तो इंडिकेशन, एक चिट्ठी जारी होनी चाहिए कि ठीक है आपने ये पत्र जारी किया है, लेकिन उसका सहारा लेके उसकी आड़ में एक आम नागरिकों को परेशान ना किया जाए। तो दाखिल खारिज का बहुत बड़ा मुद्दा है, साफ़ सफाई का बहुत बड़ा मुद्दा है, नालियाँ आप देखिए, वाटर लेवल का देखिए। ड्रेनेज सिस्टम किसी भी शहर का एक महत्वपूर्ण सिस्टम होता है और वो ड्रेनेज सिस्टम जो अभी एक जैसे वहाँ पे मैप होता है कि आप अपने घर का मैप कैसा बनाए, उसको पास कराइए। उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि नगर पालिका को पूरे क्षेत्र की
एकदम एग्जैक्ट क्लियर जानकारी रहे और उस हिसाब से इंजीनियर्स वर्क करें और ड्रेनेज सिस्टम बने। हमें लगता है कि सीतापुर नगर पालिका में ड्रेनेज सिस्टम बुरी तरीके से वर्स्ट है और ऐसा देख रहे होंगे और हर नागरिक देख रहा है कि जब भी बारिश होती है प्रत्येक वर्ष बारिश में सड़कें लबालब भरी रहती हैं और ऐसा एक जगह नहीं होता, अनेकों जगह होता है। मैं खुद बारिश में कई जगह पे जाके देखता हूँ 1.5 फीट 2 फीट पानी भरा रहता है और वहाँ के लोगों को भयंकर। अब जब पानी का स्टोरेज होता है, लॉक्ड वाटर है, तो उसमें मॉस्किटोज़ पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियाँ पैदा होंगी, मलेरिया होगा, डेंगू होगा। अब डेंगू के लिए जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ हैं वहाँ पर ये है कि आप समझिए कि बेड की मारामारी थी, ट्रॉमा सेंटर बंद पड़ा हुआ है, उस पर जो है कोई बोलने के लिए नहीं तैयार है। तमाम बातें होती हैं कि नहीं ट्रॉमा सेंटर शुरू, जाने कितनी बार ये मुद्दे उठाए गए, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि उस पर कोई ठोस कार्य हुआ। यानी बिल्डिंग बनी पड़ी है और सिर्फ उसको इनॉग्रेट करना है, उसको प्रारंभ करना है और वो अभी तक नहीं हो पाया। ट्रॉमा सेंटर अगर चल जाए और वहाँ का सारा जो सिस्टम है वो व्यवस्थित रूप ले ले तो मुझे लगता है कि सीतापुर शहर के लिए ही नहीं पूरे जनपद के लिए राहत का विषय होगा। तो उसमें भी तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के दिशा में भी हमको काम करने होंगे। फॉगिंग है या फिर जो छिड़काव है दवाओं का, तो उसका एक नियमितीकरण होना चाहिए। अब सवाल यहाँ पर एक ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये कागज़ पर नहीं हो रहा है, कागज़ पर इसके फंड्स अलॉट हो रहे हैं, कागज़ पर सारी फॉगिंग हो रही है, छिड़काव हो रहा है, लेकिन आप ग्रास रूट पे देखिए कि कहाँ पे कितना काम हो रहा है, तो शायद नहीं हो रहा है। ये ऐसे बहुत सारी आधारभूत बातें हैं जिन पे मुझे लगता है कि काम करने की ज़रूरत है और इसके लिए देखिए इच्छा शक्ति चाहिए। इसके लिए कोई तिकड़म करके, कोई जोड़ तोड़ करके और उपयुक्त व्यक्ति अगर नगर पालिका के चेयरमैन की सीट पर नहीं पहुँचेगा तो मुझे नहीं लग रहा है कि इस दिशा में कोई बेहतरी हो पाएगी। लक्ष्य, लीडरशिप का लक्ष्य जो है वो सिस्टम को बेहतर बनाने का होना चाहिए, न कि भांति तरीकों से एक स्वयं की सत्ता और आर्थिक सत्ता को मजबूत करने के लिए होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आज भटकाव है और आज जो लोग ऐसे पदों पे आसन्न हैं उनके जो उद्देश्य हैं वो भटके हुए हैं। उनका उद्देश्य व्यवस्था देना न होके कहीं पे और है। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश कर रही 3 जनवरी को, क्या लगता है राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका, इसके बारे में थोड़ा बताइए। भारत जोड़ो यात्रा अनेकों प्रदेश में होकर निकली है और भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई है, कश्मीर तक जाएगी। तो रास्ते में जितने भी प्रदेश पड़े हैं एक ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन है। अगर आप भारत के नक्शे को देखें तो वर्टिकल लाइन है कि वहाँ से वो निकले हैं और उन रास्तों में जो भी स्टेट पड़ रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश भी है। उत्तर प्रदेश में 3 तारीख को यात्रा प्रवेश हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा 3 दिन का यहाँ का कार्यक्रम है। फिर उसके बाद में हरियाणा होके और पंजाब और पठानकोट होके कश्मीर तक जाने का वो है। उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा का है वो तो नाम में ही छुपा है कि वो जो एक विभाजन पैदा किया गया कि इस तरीके के क्या कहते हैं जहरीले भाषण, ऐसे वक्तव्य जिन्होंने हिंदुस्तान के व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक रूप से उसके दिमाग में जो दीवारें खड़ी करी, कभी रिलीजन बेस्ड, कभी कास्ट बेस्ड, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे वक्तव्य जब भी कोई देता है, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मुझे लगता है कि वो डिवाइड एंड रूल की थ्योरी को फॉलो करता है और डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी है वो कभी भी किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए हितकारी नहीं हो सकती। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये अनेकों लोगों ने कहा है, इतिहास में भी ये पढ़ने को मिलता है और अभी तक जिन लोगों ने इस थ्योरी को अपनाया उसके परिणाम भी बड़े ही विध्वंसक हुए हैं। और उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण जिसका जिक्र हमेशा होता है, हिटलर का जो मॉडल है वो भी तो यही था, अंग्रेजों का मॉडल भी तो यही था। हिटलर उनसे कहीं एक कदम आगे निकला जाके, तो विध्वंस का कारण बना। अंग्रेज जब आए हिंदुस्तान पर और पूरी दुनिया के अनेकों मुल्कों पर उन्होंने आक्रमण किया, उन पर अपना पोजीशन किया और वहाँ पर भी उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। तो जो
और उसका कारण बेसिकली क्या है कि जब लैक ऑफ एजुकेशन होता है, जब हमारे लोग जो मानसिक तौर पे, देखिए एजुकेशन का मतलब एक और भी है, सर्टिफिकेट एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन है कि जो एक देश के रहने वाले व्यक्ति हैं वो मानसिक रूप से कितना प्रबुद्ध हैं। तो वो जो सिस्टम है, जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो डिवाइड एंड रूल का जो फार्मूला है वो कम काम करता है। लेकिन जब लोग अनएजुकेटेड होते हैं या चीज़ों को तर्क से समझने की जिनके शक्ति कम होती है, तो वहाँ पर जो ये थ्योरी है ये बहुत गहरी लागू हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि इसी दिशा में बहुत सारे लोग, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां, क्या सत्तारूढ़ दल की मैं बात करूं, उन्होंने 2014 के बाद इस तरीके के अनेकों बयान दिए, इस तरीके के अनेकों विध्वंसकारी बयान दिए, विभाजनकारी बयान दिए। तो लोगों के दिलो दिमाग में एक दीवारें खड़ी हुई अपने ही लोगों के बीच। भारत में जो भी जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी कास्ट हैं, वो हैं तो सब भारतीय। तो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि ईच एंड एवरी वन इज़ इंडियन। तो इस कॉन्सेप्ट से हटके जब कोई किसी रिलीजन का होता है, कोई किसी रिलीजन का होता है, कोई किसी कास्ट का होता है, और फिर उनके बीच में जो दीवारें पैदा होती हैं वो दीवारें घातक होती हैं। और ऐसी दीवारें हिंदुस्तान में बनी हैं, बनाई गई हैं, मैन मेड हैं। उन दीवारों को तोड़ने के लिए ये यात्रा है कि जो एक विखंडन हो गया, हमारे जो सोशल स्ट्रक्चर में जो क्रैक आया, उस क्रैक को हील अप करने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा का कॉन्सेप्ट है, जिस पे राहुल गांधी जी चल रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र प्रदेश में भाजपा की सरकार है 2022। एक और बात कहना चाहूँगा भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में कि इसको संकीर्ण रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। इसको ऐसा भी नहीं देखा जाना चाहिए कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा है। ये कांग्रेस के एक लीडर ने इसका नेतृत्व किया, ये अलग बात है। लेकिन हर वो व्यक्ति उसको हम आमंत्रित करते हैं इस मंच पे, इस यात्रा में, जो विखंडनकारी शक्तियों के विरुद्ध है। उस सब का स्वागत है और उस सब का मंच है ये भारत जोड़ो यात्रा। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी का दावा कर रही थी भाजपा सरकार। क्या कहेंगे इस पे, किसानों की आय दोगुनी है? अब ये सवाल तो आप किसानों से पूछ लीजिए, मैं भी किसान हूँ। मुझे तो लग रहा है कि आधी से भी कम हो गई। अभी मैं आपको कितने हादसे और कितनी घटनाएं मैं गिना दूं। अभी सीतापुर के परिप्रेक्ष्य में हम बात कर लें। सीतापुर में हमारी जो 3 तहसीलें, महमूदाबाद, बिस्वा और लहरपुर, इन 3 तहसीलों का एक बड़ा हिस्सा फ्लड इफेक्टेड है। अभी बाढ़ आई और गलत समय पे बाढ़ आई, मतलब गलत समय इन द सेंस कि जिस समय बाढ़ नियमित रूप में आती थी उस समय ना आके दीपावली के आसपास बाढ़ आई। लोगों की फसलें कटने को थीं और मैं आपको बताऊं कि हजारों हजार हेक्टेयर जो फसलें थीं वो नष्ट हुई, क्षति नहीं हुई, नष्ट हो गई। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मुआवजे का सिस्टम चलने लगा। लेकिन मुआवजा क्या है? एक किसान जिसको कि उसका टर्नओवर 2 लाख होने वाला है, उसको अगर आप 20,000 देंगे तो आप ये कहेंगे हमने मुआवजा दे दिया, लेकिन उसकी तो इकोनॉमी जो है वो क्रश आउट हो गई। तो उस पर इनका कोई जो है विजन नहीं है आज तक। हर साल वही चलता है, हर साल बाढ़ और उसकी तैयारियां, और वो एक कामधेनु गाय है नेताओं के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन में विभिन्न क्या कहते हैं अधिकारियों के लिए कि अच्छा बाढ़ नहीं आई साहब तब तो बेकार हो जाएगा। फिर अब बाढ़ आई है, बाढ़ का आना जरूरी है, क्योंकि बाढ़ आएगी तो न जाने कितने बिल पास किए जाएंगे, न जाने कितने उसमें योजनाओं का जो दिखाया जाएगा कि नहीं साहब हमने तो इतने लाख जो है कैंडल बंटवा दिए, इतने लाख माचिसें बंटवा दी। उसका आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में आप मांगिए, उसका कोई ब्यौरा आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये तो फ्लड इफेक्टेड एक प्राकृतिक ये आपदा है जो आती है। उसके अतिरिक्त आप डीएपी का हाल देख, जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर्स की महंगाई देख लीजिए, वो कहाँ से कहाँ पे है। सीड की महंगाई आप देख लीजिए, क्या डीजल जब महंगा होता है तो उसका असर किसानों पर नहीं होता? क्या जब बिजली महंगी होती है तो उसका असर किसानों पर नहीं होता? तो कहाँ से आय दुगनी होगी और उनका वो कौन सा कॉन्सेप्ट है आप बता दीजिए।
2014 के बाद में ऐसी वो कौन सी स्कीम है, ऐसा वो कौन सा कानून है जिसने किसानों के पारंपरिक तरीके में कोई बहुत बड़ा करिश्मा कर दिया हो, आप हमको बता दीजिए। तो जब कुछ वैसा हुआ ही नहीं, वैसी कोई स्कीम आई ही नहीं, तो किसानों की आय दूनी कैसे हो सकती है? अजय राय ने एक बयान दिया था स्मृति ईरानी को लेकर। स्मृति ईरानी ने पहले बयान दिया उसको लेकर, फिर अजय राय ने बयान दिया। क्या है पूरा, इसके बारे में बताइए, थोड़ा लोगों को जानना चाहते हैं। अजय राय जी कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं। हमारे 6 प्रांतीय अध्यक्ष हैं जिनमें एक वो भी हैं। उन्होंने बयान दिया। देखिए, स्मृति ईरानी जी कलाकार रही हैं, उन्होंने काम किया है टीवी सीरियल्स में, तो कलाकार तो आर्टिस्ट हैं वो, और अभिनेत्री हैं। तो अजय राय जी का जो वक्तव्य था वो उनको अभिनेत्री ही कहना था, कलाकार कहना था। शब्दों के हेर फेर में इतना क्या करना कि उसका बात का बतंगड़ बना दिया गया, उनके ऊपर FIR करा दी गई। तो ठीक है, अगर उनका ये कहना है स्मृति जी का कि नहीं, भारत की जो महिला के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं है, संस्कृति नहीं है, तो मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति की जिसकी वो दुहाई दे रही हैं, स्मृति अरोड़ा नाम था उनका शादी से पहले, और विवाह के बाद उन्होंने एक पर्सियन से विवाह किया, तो उनका नाम हो गया स्मृति ईरानी। क्यों? क्योंकि उनका हस्बैंड का सरनेम ईरानी था। तो भारत की संस्कृति तो यही है कि आफ्टर मैरिज जो लड़की होती है, बहू होती है, वो अपने हस्बैंड का सरनेम लगाती है। तो इसीलिए उन्होंने लगाया होगा, भारतीय संस्कृति को समझा, फॉलो किया, तो इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे ईरानी लगाया। तो ज़रा आप ये भी बता दीजिए कि सोनिया गांधी जी जब विवाहित होकर हिंदुस्तान में आईं, तो राजीव गांधी से उनका विवाह हुआ, तो उन्होंने भी इसीलिए तो सरनेम गांधी लगाया। भारतीय परंपरा को, भारतीय संस्कारों को ही तो उन्होंने अपनाया। लेकिन जब सदन में बोलेंगी या माइक पे भाषण देंगी पब्लिक स्मृति ईरानी जी, तो सोनिया गांधी जी का सरनेम वो बताएंगी जो उनका शादी के पहले था। तो ये दोहरा चरित्र क्यों? भारतीय संस्कृति तो ये भी है ना कि सोनिया गांधी जी को सोनिया गांधी ही कहना चाहिए। लेकिन जब वो वक्तव्य पारित करेगी और स्मृति ईरानी ही नहीं, न जाने कितने ऐसे अन्य बीजेपी के नेता तो उनके उस सरनेम को याद दिलाते हैं जो विवाह के पहले था। तो ये कौन सी संस्कृति की बात कर रही हैं? और वो जो संस्कृति है फिर तो इनको स्मृति अरोड़ा लगाना चाहिए। उसके बाद ही अगर ये बात कहें तो जस्टिफाइड है। तो कोई भी लीडर, उनके अजय राय जी का जो बयान था, उनको सिर्फ इतना ही उनका आशय था कि वो अभिनेत्री हैं और अभिनेत्री हैं रही हैं, वो काम किया है उन्होंने। तो इस तरीके का कोई बयान, तो कोई शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, ऐसे तो बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी बात कहते कहते जुबान स्लिप हो जाती है, कभी कदार होता है, सबके साथ होता है। तो उन पे मतलब ये क्या कहने की ज़रूरत है? न जाने कितनी बार जो है प्रधानमंत्री जी की जुबान स्लिप कर गई, तो अब उसकी बात के बतंगड़ बना दिए जाएं, तो ये भी तो उचित नहीं है। भाजपा कहती है युवाओं को रोजगार दे रही, 5 लाख युवाओं को अब तक रोजगार दे चुकी। क्या कहेंगे युवाओं पे? चलिए उन्हीं की बात मान लेते हैं। 5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, वादा तो 2 करोड़ का किया था। तब तो 1 करोड़ 95 लाख बाकी हैं अभी। अगर वो कह रहे हैं कि हमने 5 लाख को दे दिया है, तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात हुई थी 2014 के बाद, और 5 ही लाख को दिया अब तक। तो मतलब ये तो वही वाली बात हो गई। चलिए उन्होंने सच कह दिया तो अच्छी बात है, अपने मुंह से कह दिया। भाजपा कहती 2014 के पहले महंगाई थी, अब महंगाई नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? आम आदमी से पूछ लीजिए, एक गृहिणी से पूछ लीजिए, गैस सिलेंडर के बारे में पूछ लीजिए, एक किसान से पूछ लीजिए, फर्टिलाइजर के बारे में पूछ लीजिए, आप किसी भी व्यक्ति को आप ले लीजिए, पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल पे बात कर लीजिए, किसी व्यक्ति से पूछ लीजिए, जो गृहकर है उसके बारे में पूछ लीजिए, रेवेन्यूज़ के बारे में पूछ लीजिए। एक बात हो तो बताऊं तो वो लोग बताएंगे ना कि क्या स्थिति है। किसी से भी पूछ लीजिए कि महंगाई क्या है, तो वो बताएगा कि हाँ ठीक है भैया, सब बड़ा अच्छा चल रहा है, कोई महंगाई नहीं है। आम आदमी त्रस्त है। जो गांव में गैस कनेक्शंस दिए गए थे, वो उसके सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं, चूल्हे पे खाना बन रहा है। तो सिवाय इस बात का कि आप वहाँ पर अभी अरविंद केजरीवाल जी ने एक वहाँ कुछ छिड़काव वगैरह होना था दिल्ली में दवाओं का, तो वहाँ पर वो जितने की दवाई थी उसके 6 गुना ज़्यादा प्रचार पे खर्चा किया। तो यही हो रहा है
कि आप जो गवर्नमेंट जो कृत्य कर रही है उसको बस दिखाओ कि नहीं सब बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा होने से नहीं मतलब है, दिखता रहे। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी क्या इस बार जलवा बिखेरेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है और कांग्रेस पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता अपनी जगह पे दृढ़ संकल्पित है कि एक जिम्मेदार दल के नाते हम जो सरकार द्वारा गलतियां की जा रही हैं, जो सरकार द्वारा छल किए जा रहे हैं, झूठे प्रलोभन वादे किए जा रहे हैं, उनके बारे में हम सचेत करते रहेंगे। कोई व्यक्ति इस बात को माने अथवा ना माने, कोई भी नागरिक इस बात से सहमत हो अथवा ना हो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि उनकी नीतियां गलत हैं, तो ये हमने जब जब थी ऐसी कोई बातें आई हैं तब तब हमने इस बात को कहा है, समाज में पहुंचाने का काम किया है, हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाया है। और अब पूरे भारत की जनता ये समझ चुकी है कि देखिए, पॉलिटिक्स या जो हमारे देश का लोकतंत्र का इतना बड़ा सदन जो हमारा पार्लियामेंट है, वहाँ पर बैठकर जब व्यक्ति झूठ बोलने लगे, जब व्यक्ति सत्तारूढ़ दल जो प्रतिपक्ष की लीडरशिप है उसको ख़त्म करने का प्रयास करने लगे भांति भांति तरीक़ों से, जब सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल करने लगे, तो आप ये समझ लीजिए कि उनके अंदर कोई तो है जो भय व्याप्त हो गया है। ये भय उनको है और सारे लोग ये बात बहुत भली भांति समझ रहे हैं कि ये जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में बैठा हुआ, ये सिर्फ एक इल्यूज़न क्रिएट करता है, एक दिग्भ्रम क्रिएट करता है, एक सीन क्रिएट करता है और उस सीन में वो उन चीज़ों को फिट करता है जो अच्छा है। जो नकारात्मक चीज़ें होती हैं उनको बताने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर अभी चाइना बॉर्डर पर हलचल हुई, वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अखबारों ने उस पर कुछ लिखा भी है जो भारत के लिए अच्छा नहीं है। और उसी समय एक गीत, एक फिल्म, पठान फिल्म की बात आ जाती है और उसमें एक गीत पे इतना बवाला होता है कि वो मुद्दा ही दब जाता है। तो आप अगर पूरा रिदम देखेंगे 2014 के बाद कि जब जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनके मुद्दों को उजागर करने का प्रयास किया है, तब तब ये नए सगुफे लेके आ रहे हैं और ताकि वो बात दब जाए, कहीं लोग डाइवर्जन ऑफ माइंड हो जाए लोगों का। तो इस तरीके से ये लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा है। लोग ऊब चुके हैं इनके वही घिसे पिटे जुमले, घिसी पिटी बातें, फिर हर जगह हिंदू मुसलमान, हर जगह रिलीजन, हर जगह कास्ट, हर जगह पाकिस्तान। अरे क्या लेना देना है पाकिस्तान से भैया? आप करिए ना, आप हिंदुस्तान में, आप सीतापुर में दीजिए लोगों को अच्छी, जो हमारे नवयुवक हैं, यंगस्टर्स हैं, एजुकेटेड हैं, उनको आप रोजगार दीजिए ना। आप हिंदुस्तान की बात करिए, आप हिंदुस्तान के गाँवों की बात करिए, आप किसानों की बात करिए, आप छात्रों की बात करिए, वो तो आप करेंगे नहीं। कितनी डिबेट होती है और आप बताइए कि सदन में कितने मुद्दों पे अब जो है सकारात्मक बहस हुई और इससे पहले कब हुई आपको याद ही नहीं होगा, क्योंकि हुई ही नहीं। जो भी इनको बिल लाने होते हैं बिल आए, फिर कानून बन गए। किसान कानून को आप देख लीजिए, कितने लोग शहीद हुए और उसके बाद में हम समझाने में सफल नहीं हो पाए। ये क्या बात है भाई? पूंजी का जो है केंद्रीकरण होता जा रहा है, चंद लोग हैं जिनके पास पूरी कैपिटल आ रही है। ये क्या है? गांधी ने कहा था शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, पूंजी का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ेगा। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल ये अच्छी बात थोड़ी है, ये मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो आप कहीं भी देख लीजिए, पढ़ लीजिए, किताबें पढ़ लीजिए, किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए। मैं तो ABCD जानता हूँ, लेकिन उसके गहरे में अगर है तो एक्सपर्ट से अगर आप बात करेंगे तो वो बता देंगे आप। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बुरी तरीके से धराशायी हैं ये लोग और बस ये है कि एक कर्टन पड़ा हुआ है, एक पर्दा पड़ा है, उसी पर्दे की उठने भर की देर है और उसमें कुछ इस तरीके के जो मीडिया के कुछ चैनल्स हैं। जब मैं मीडिया की बात करता हूं तो मीडिया की बात का मतलब ये नहीं होता कि जो हमारे स्थानीय पत्रकार हैं, स्टेट लेवल के पत्रकार हैं, मेरे तमाम अनेकों मित्र हैं,
और वो लोग बताते हैं कि वो खबर भेजते हैं, लेकिन खबर वहाँ पे चलनी कौन सी है ये तो वही तय करेंगे जो वहाँ पे बैठे हैं। तो वैसी खबरें चलाई ही नहीं जाती, वैसे वो नहीं, जो खबरें चल रही हैं वो पहले से सुनियोजित हैं कि हाँ ऐसी खबर ये चलानी है, उसी का प्लान होता है। तो कुछ मीडिया बंधु भी अगर वो अभी अभी दिखाने पे आ जाएं, तब तक तो उनको ये बात मालूम हो जाएगी कि हाँ सारे लोग जान जाएंगे कि देश की हालत क्या है, देश की स्थिति क्या है और कहाँ पर हमारी इकोनॉमी है, कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे। तो वो जो पर्दा है वो एक पर्दा पड़ा हुआ है, अंदर बुरी तरीके से जो हमारा देश रूपी घर है वो क्षतिग्रस्त है, भांति भांति तरीक़ों से इसको जो है क्षति पहुंचाई गई है। और मुझे लगता है कि ये अच्छे संकेत नहीं है और भारत के लोगों को, आवाम को, जनता को जागना चाहिए और इन लोगों को सत्ता से हटाने की एक मुहिम चला के दृढ़ संकल्पित हुए काम करना चाहिए, तभी मुझे लग रहा है बात बनेगी। जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। सीतापुर की आवाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं हमेशा जो कहता आया हूँ, देखिए जनता जनार्दन है, जनार्दन ईश्वर को संबोधित किया जाता है, यानी जनता में भगवान का रूप होता है, वो जो निर्णय करती है। तो ऐसे ही पंच परमेश्वर कहा जाता है। तो देखिए जनता को अपनी उस जिम्मेदार भूमिका में आना होगा कि आप अपने बुद्धि से सोचें, समझें, देखें, तर्क करें, उसको एनालाइज करें, विश्लेषण करें कि एक्चुअल जो दिख रहा है वो वही है कि नहीं, कहीं कोई इल्यूजन तो नहीं, दिग्भ्रम तो नहीं। तो जो आपका वोट है ये आपका वोट ही है जो भारत के लोकतंत्र को कायम किए हुए है। तो ऐसे लोगों को मौका दें, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हों, चाहे वो कमिंग पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, ऐसे लोगों को लाएं जो कम से कम जिनके अंदर कोई लीडरशिप तो हो। सिर्फ ये देखिए इलेक्शंस धंधा नहीं हो सकते, ये कोई बिजनेस इन्वेस्टमेंट नहीं है। और उस दृष्टिकोण से अगर कोई इसमें आता है तो फिर उसको जनता को नकार देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मौका मिलना चाहिए जो हाँ समाज के लिए एक, जिनकी अपनी एक समझ है, जो कुछ समाज के लिए बेहतर करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मौका मिलना चाहिए। और जनता की इसमें बड़ी जिम्मेदारी है और मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ पूरे जनपद सीतापुर के समस्त जनता से कि आप अपनी इस जिम्मेदारी में खरे उतरें और बहुत ही सोच विचार कर जब आप किसी को एक जिम्मेदारी दे रहे हैं तो फिर ठोक बजा कर देनी चाहिए, कोई आवेश में नहीं देना चाहिए। रिलीजन किनारे करें, कास्ट किनारे करें, देश को सबसे ऊपर रखें, राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखें और यही आपके लिए सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति होगी। जी बिल्कुल, ये थे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी जी, जिनसे इंडिया ने खास बातचीत की और तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की है। आने वाले लोकसभा चुनाव को बात की है, नगर पालिका चुनाव को लेकर बात की है, भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की निकाल रहे हैं राहुल गांधी उसको लेकर बात की है। आपने सुना कि इनकी बातें क्या क्या हुई हैं। फिलहाल इन्होंने जनता सीतापुर की जो आवाम है उससे भी अपील की है कि ऐसे प्रत्याशी को चुनें जिससे वो एक अच्छा विकास कर सके और सीतापुर को एक अलग पहचान दिलाई जा सके। इसके लिए उन्होंने यहाँ सीतापुर वासियों से भी अपील की है। इंडिया से सिद्धांत पांडे के साथ विपिन राजवंशी, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।